हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आपको शायद आज का ये टॉपिक पढ़ के लग रहा होगा कि ये काफ़ी नेगेटिव टॉपिक है और इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता है शायद कि लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, अप्स एंड डाउन्स। वहाँ पर अगर हम कोई लाइफ में मिस्टेक करते हैं तो वो हम काउंट करते हैं ना कि ये हमारे लाइफ के नेगेटिव्स हैं। अगर हम उन नेगेटिव्स को डिस्कस नहीं करेंगे या फिर उन पे थॉट नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उनको सुधार भी सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जिसको हमें नहीं करना है। मतलब ये अगेन एक निगेशन वर्ड है, मतलब कि हम इस नेगेटिव टॉपिक को अगर निगेट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी फिल्ड अप विद पॉजिटिव थिंग्स। और यही इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है। तो आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको पता है कि देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल जो कि एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं एंड अ वेरी स्मॉल चंक जो कि इसमें सेलेक्ट होते हैं। उनके कुछ स्पेशलिटी भी होती होगी और कभी कभी कोई स्पेशलिटी नहीं होती है, वो बिल्कुल आप जैसे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर का एक और मकसद भी ये जानना रहेगा कि कोई भी टॉपर और एस्पिरेंट के बीच में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि टॉपर्स कर रहे होते हैं और उनको भी इनफैक्ट नहीं पता होता है, वो भी आप ही की तरह कंफ्यूज्ड होते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तभी टॉपर से बात करने के बाद एक ही आंसर मिलता है कि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट द रैंक, बट उनको मिल गया एनी हाउ। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इवन कॉन्फिडेंट तो आप लोग भी हो कि इस बार सिलेक्शन होगा, बट इट विल बी सर्टिफाइड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तभी। और इसमें तो फिर लक वाली भी बात आ गई कि आपने सोचा था होएगा ही होएगा और इस बार हो गया। देयर आर मेनी कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दिस। तो इन सभी कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और उन पे हमने कई बार डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, तो उस पे हम अपना समय एक्चुअल में थोड़ा ज़ाया नहीं करेंगे। जिसमें से ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपको भी पता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमें सिलेबस पर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। हमें अपने रिविजन्स को स्ट्रांग बनाना होता है। अगर रेगुलर टाइम पर रिविजन नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर कमिटिंग अ मिस्टेक जिनको कि हम कभी भी सुधार नहीं सकते हैं। थर्डली, आपको पता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए जिसपे आपको एक रेगुलर फ्लो बन सके। आंसर राइटिंग इज अ रेगुलर प्रोसेस, एक रेगुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको आप सीखते हो और उसको फिर एग्जाम में अटेम्प्ट करके आते हो। आपको ये भी पता है कि आपके नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट। इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो आज का ये टॉपिक इन सब बारे में नहीं होगा। आज का टॉपिक कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, कुछ ऐसे जनरल बातें हैं जिसपे कि हम अपना समय गंवाते हैं, हम नेगेटिव से घिर जाते हैं, बट स्टिल वी थिंक लाइक कि ठीक है प्रिपरेशन तो चल रही है, उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें रियलाइज होता है कि वी हैव लॉस्ट अ प्लेंटी ऑफ टाइम, अ प्लेंटी ऑफ एफर्ट, प्लेंटी ऑफ मोटिवेशन, जिससे कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, एक बार उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए है कि 20th ऑफ दिसंबर से एक प्रारंभ बैच स्टार्ट हो रहा है। ये शायद इस साल का सबसे आखिरी बैच होगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो कि अपनी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अभी बचे हुए 2.5-3 महीनों में उनका प्रीलिम्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस की तरफ जा सकते हैं। ऐसे लोग जो कि जानते हैं कि नहीं अभी मुझे शुरुआत से लगना है और रेस में आगे रहना है, ऐसे लोगों के लिए प्रारंभ बैच है जो कि 20th ऑफ दिसंबर से दोनों ही स्टार्ट हो रहा है। आप इसके लिए video.onlyis.in पर जाके विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको इन दोनों नाम से कोर्सेस मिल जाएंगे। आप उनके अंदर सैंपल लेक्चर्स देख सकते हो और भी जो भी चीज़ें आपको उनके शेड्यूल देखने हैं वगैरह वगैरह सब कुछ आप एक बार देख सकते हो। तो अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो एक बार आप जरूर से विजिट करना। फिलहाल आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्ट्रैक्टेड विद द टर्मोइल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। वी ऑल आर सोशल बींग। हमें एक ऐसे समाज में रहना है जहां पर हमें सभी अपने भाई बंधु, अपने दोस्त, अपने पेयर ग्रुप और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जिंदगी बितानी है। इस सिचुएशन में चूंकि हम उनसे सोशली से ज्यादा हार्डली कनेक्टेड होते हैं, हमारा क्लोज टाई होता है उनके साथ, तो उनकी लाइफ की कोई भी समस्या, परेशानी वो हमारे लाइफ में भी दिख जाती है। बात यहां तक रुकती नहीं है। एक्चुअल में हम उनकी समस्या को अपना समझ लेते हैं और उस पर कहीं ज्यादा टाइम दे देते हैं, ये जानते हुए कि ये हमारा एक क्रूशियल टाइम है। ऐसा क्रूशियल टाइम है जो कि भले ही अभी हम उनके बारे में सोच के एक शॉर्ट टर्म टाइम लॉस कर रहे होंगे, लेकिन ये आगे चल के कैसे एक फेलियर में चेंज होगा और हमारा पूरा का पूरा साल ले जाएगा, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं आपको हार्ड हार्टेड कह रहा हूँ?
कि ऐसा बनो, बिल्कुल भी नहीं। आप सॉफ्ट हार्टेड रहो, कोई दिक्कत नहीं, सबकी समस्या परेशानी सुनो, उनको समझो और जितना हो सके आप उनको समझाओ भी। बट एट द सेम टाइम टेंशन लेना उनकी परेशानी का, आपके लाइफ में कम टेंशन है क्या? ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा सेल्फिश होने की बात है। केवल 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी आपका टाइम पीरियड है इस एग्जाम को क्लियर करने का, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, थोड़ा सा अपने बारे में सोच लो, ये सोच के कि आगे चल के मैं इनकी और बढ़िया से हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे सिचुएशन में आप एक लॉन्ग टर्म प्लान देख रहे हो और डेफिनेटली ये आपका काफ़ी सारा टाइम सेव करता है, क्योंकि आपके दिन बीत जाते हैं इसमें और आपको भनक भी नहीं लगती है कि कितना सारा समय आपने गंवा दिया है केवल सोच के, केवल टेंशन लेके, जो कि आपका खुद का नहीं है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो, ऐसी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेके आओगे जिससे कि आपका लॉस हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, सोशल मीडिया ही अपन की लाइफ है। आई कांट लिव विदाउट इट। अगर ऐसी सिचुएशन है, अब आप सोच रहे होगे कि सोशल मीडिया, सर मैं नहीं हूं सोशल मीडिया पे, फेसबुक बंद है, ट्विटर बंद है, इंस्टा बंद है। ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। सोशल मीडिया के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आज के टाइम पर इवॉल्व हो रहे हैं, ये सोच के कि शायद ये यूपीएससी में हमारे सिलेक्शंस को इंश्योर करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कोरा। बहुत सारे लोगों का एडिक्शन होता है कोरा पर चीजों को पढ़ना। अब वो कैसे कैसे क्वेश्चन सर्च करते हैं कि हाउ कैन आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर इन 1 ईयर, या फिर मैं इस एग्जाम में कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ। दे विल कीप ऑन रीडिंग द फैक्ट्स कि हाँ कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, बट दे विल नॉट प्रैक्टिस इट। तो वहां पर क्या हो रहा है, आपका समय जा रहा है। वो भी एक सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म है, इस बात का ध्यान रखो। आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ टेलीग्राम चैनल्स जहां पर लोग डिस्कस करते हैं, और 1 घंटे बाद भी मैं अगर उस टेलीग्राम चैनल को देखता हूं तो उसमें कम से कम 6,000, 7,000, 8,000 मैसेजेस होते हैं। ये ग्रुप्स स्पेसिफिकली यूपीएससी वालों के लिए होते हैं, लेकिन उसमें क्या बात होती है, उससे किसी का बेनिफिट शायद हो रहा हो, लेकिन आप अपना जब बहुत ज्यादा समय उसमें दे रहे हो तो आपका तो नहीं ही हो रहा है। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहां पर एक और चीज आती है, कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों की ये भी मोटिवेशन आती है ना कि अब मैं दिखाता हूं कि मैंने इस 1 साल में क्या सीख लिया है, मेरे अंदर क्या चेंजेस है ना, आई जस्ट वांट टू शो यू दैट हाउ लर्न इट आई एम, कितना ज्यादा नॉलेज है मेरे पास। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए ना वो बहुत सारे टाइम को लॉस कर देते हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स चलेंगे, अपने हर एक मुद्दे को वो प्रूफ करके ही दम लेंगे। अगर आप ऐसे डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हो तो ये सब भी आप सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन सभी से आपको बचना है, ये सब भी नहीं करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो पता है, देखो आपके लिए नहीं है। अगर आपके लिए है भी तो आप वहां से भी यूजफुल कंटेंट ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लर्निंग इज एवरीवेयर। इट्स जस्ट कि आप कितने लाइन को अपनी लक्ष्मण रेखा बना के चलते हो कि इसके बाहर मुझे स्टेप नहीं करना है। तो ये चीज आपको हमेशा से ध्यान रखनी है कि सोशल मीडिया इज नॉट ऑलवेज अबाउट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स आप सोच रहे होगे यूट्यूब का क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है, यूट्यूब इज वन अमॉन्ग देम। ठीक है, तो यहां पर भी ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू आपको समझाया था कि आपके जो भी वीडियोस के रिकमेंडेशंस आते हैं, अगर वो आपका टाइम लॉस कर रहे हैं तो आप उनको हाइड करते जाओ, ब्लॉक करते जाओ, जिससे कि रिकमेंडेशन की लिस्ट ही आपकी यूपीएससी से भर जाए। और इवन यूपीएससी के बारे में ही कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसमें भी आप शॉर्ट लिस्ट करके चलो कि कौन सी वीडियोस को पढ़ना है, कितना टाइम इसको देना है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार करनी पड़ेगी, तो आपका काफी सारा टाइम सेव होगा और उसको आप अच्छे डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकोगे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है परफेक्शनिस्ट डिसऑर्डर। इसको बहुत सारी जगह पर आईएएस सिंड्रोम भी बोला जाता है। अब एक्चुअल में क्या है ये, यहाँ पर ना एक होड़ मचती है। जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आते हो ना, तो आपको लगता है कि मैं तो एक ऐसा आंसर आज लिख दूंगा जो कि एग्जामिनर को मजबूर कर देगा कि मुझे 10 में से 9 नंबर दे। आई कैन राइट दैट आंसर। और उस आंसर को लिखने के लिए, आप उस नंबर को पाने के लिए आप कम से कम 5 से 6 घंटे लगाते हो। वेल रिसर्च, वेल डॉक्यूमेंटेड, सब कुछ बढ़िया। आंसर आप लिखते भी हो, सबमिट भी करते हो, इवेल्युएट होके वापस आता है, पता चलता है ये भी 6 नंबर ही मिले हैं। 9 नंबर मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं इस एग्जाम में। तो इस बात को आप ध्यान रख लो, ये कभी भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ही इस हिसाब से फ्रेम किया जाएगा कि 150 वर्ड्स में आप अपने आप को एक्सप्रेस लिमिटेड फॉर्म में कर सकते हो, सब कुछ नहीं लिख सकते हो। और सब कुछ लिखोगे तो वर्ड लिमिट बढ़ेगा, वर्ड लिमिट बढ़ेगा तो नेगेटिव मार्क्स आप गेन कर रहे होगे उस टाइम पर। तो ऐसा परफेक्शनिस्ट डिसऑर्डर के अंदर नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ लें कि इससे तो एक भी क्वेश्चन आ जाए ना, आई विल बी एबल टू सॉल्व दैट।
तो उसमें अगर आपका एक एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है कि आप अपने 5-6 घंटे बचा के कुछ और जगह पर क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड कर सकते हो, इस सिलेबस को और अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसीलिए इस चीज़ से बचो। आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। कोई भी चीज़ ना 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कमियां होंगी ही होंगी। और इवन यूपीएससी डू नॉट डिमांड्स दिस 100%। वो भी एक सिलेक्टेड पोर्शन ही मांगते हैं कि भैया आप ठीक ठाक रहो, एवरेज इंसान रहो मेरे सामने, मुझे नहीं चाहिए परफेक्शन। लोग हमेशा काम बिगाड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट अगेन यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है। तो इसीलिए परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश भी मत करो। कम चीजें पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ लो, लेकिन प्रोड्यूस करना सीखो। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये भी हमारा ये आ गया पॉइंट कि लो प्राइस्ड एफिशिएंसी पर हम लोग टारगेट होते हैं। एक्चुअल में जब भी आप लोगों ने कभी भी किसी भी समय पर एफिशिएंसी का कोई भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसमें हमेशा होता है कि एक पर्टिकुलर इनपुट पर कितना आउटपुट हमें मिल रहा है, वो हमारी एफिशिएंसी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग इनपुट तो अपने अंदर इतना ज़्यादा देते हैं, जो रिसोर्सेस मिल जाता है सब कुछ पढ़ डालते हैं, बट क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है? आर वी एबल टू रिप्रोड्यूस सच थिंग्स जो कि हमने अभी अपने अंदर इनपुट दिया है? नहीं। यहां पर ना टाइम एलोकेशन ऐसा होता है कि 95% टाइम आप केवल इनपुट में देते हो, आउटपुट के लिए हार्डली 4-5% ही आप बचा के रखते हो। यहां पर गड़बड़ी होती है। आप हमेशा इस बात का ध्यान देना कि आप कोई एक नई चीज पढ़ रहे हो, उसके लिए एक नया इनपुट दे रहे हो, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि इस एड ऑन के बदले आपने जो पिछला रिवाइज किया है ना, उसको आप एक बार थॉरोली अपने दिमाग में सोचो और सेल्फ थिंकिंग में बिलीव रखो। आप किसी चीज के बारे में अगर सेल्फ थॉट देते हो तो कई सारे डायमेंशंस अपने आप निकल कर आते हैं। वो आपकी एक ऐसी हैबिट डेवलप करेगा कि आपको हर बार कुछ एक्स्ट्रा सीख करने की जरूरत नहीं होगी। दे विल इमर्ज आउट ऑफ यू। जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। यहीं से एक और पॉइंट हमारा लिंक होता है, जिसका नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स। आप बोलोगे वो क्या होता है? बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है। कनेक्टिंग द डॉट्स इज ऑल अबाउट सेल्फ थिंकिंग। सेल्फ थिंकिंग का मतलब यहां पर यह होता है कि आप यूजुअली किसी टॉपिक को जब पढ़ते हो, तो क्या आप कभी भी बैठ के उसके बारे में सोचने की कोशिश करते हो कि ठीक है, इसको हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल एंगल क्या है, इस मुद्दे से क्या हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर कोई इफेक्ट आएगा क्या? अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को इंटरमिंगल करके आप एक डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, सब्जेक्ट या फिर आपके सिलेबस का एक जीएस पेपर का टॉपिक किसी दूसरे जीएस पेपर के किसी दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट हो रहा है क्या? ये होता है इनोवेटिवनेस। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप ये कर पा रहे हो, तो आप समझो कि आप एग्जाम क्लियर करने के काफी करीब हो, क्योंकि यूजुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेन सच थिंग्स। आपने ऑलरेडी उसको एक्वायर कर रखा है, इट मीन्स यू आर अहेड ऑफ अ मच पीपल जो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं समझ में आता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता कि आंसर कैसे लिखें, या फिर इस आंसर में हम क्या क्या चीजें लिख सकते थे। उनको हो सकता है वो चीजें पता भी हो, लेकिन फिर भी नहीं लिख पाते। क्यों? क्योंकि दे हैव नेवर थॉट अबाउट इट। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है उसके लिए कि इस टॉपिक को हम इस तरीके से भी तो सोच के लिख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग अ लॉट एंड कनेक्टिंग द डॉट्स। अगला पॉइंट है कि कमिटिंग द सेम फेलियर अगेन एंड अगेन विदाउट एनालाइजिंग इट। ये अलग अलग लेवल पर होता है एक्चुअल में। ये रोज भी होता है, हफ्ते में एक बार भी होता है, महीने में भी होता है, और साल दर साल होता है। डेली क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपने ये ठाना है कि आज मेरे को जल्दी सोना है, आप जल्दी सो सकते हो। लेकिन जैसे ही सोने जाओगे आपको रियलाइज होगा कि अरे आज का तो न्यूज़पेपर पढ़ना रह गया है, आज तो मैंने ये भी सोचा था ये भी पढ़ना रह गया है। अब चूंकि दिमाग में तो थॉट था कि जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, फिर सुबह उठ के पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपके अंतर आत्मा से एक आवाज आती है कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होता ना, आई शुड नॉट स्लीप। और ये अंदर से जैसे ही आवाज आई, आप उठ के बैठे और आपने पढ़ना स्टार्ट किया। सिंस आप दिन भर से थके हुए थे, उतनी आउटपुट नहीं आएगी। ये जोश की बातें होती हैं, तुरंत जोश आया और बैठ गए, ये वाले काम नहीं करने। और आप ये मिस्टेक्स कमिट कर रहे हो, रोज के रोज कमिट कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट फाइंडिंग द वे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। इस सिचुएशन में आप सो सकते हो, कोई बात नहीं है, कल सुबह उठ तो रहे हैं ना। एक बार जल्दी उठना हमारा आदत में बन गया तो हमारे लिए कितने सारे बेनिफिट्स लेके आएगा वो। हालांकि ये एक एग्जाम्पल है, बट स्टिल आप इस तरीके से बहुत सारे मिस्टेक्स डेली बेसिस पर कमिट करते हो, जिसके लिए आप कोई भी ध्यान नहीं देते हो और उसको बार बार कमिट करते जाते हो। सिमिलरली आप कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, उस टेस्ट पेपर को एनालाइज नहीं करते कि इसमें मेरी क्या मिस्टेक्स रही हैं।
जैसे आज सुबह ही मेरे पास एक कॉल आया, उसमें ये बोला कि सर आई एम कॉन्टिन्यूसली गेटिंग मार्क्स लाइक 60 और 70 समवेयर इन बिटवीन इन द टेस्ट। उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या गलतियां हैं, समझ में ही नहीं आता है। मैं बिल्कुल डेड श्योर हूं कि उस पर्सन ने कभी भी अपने टेस्ट को सेल्फ एनालाइज नहीं किया होगा, क्योंकि 60-70 आउट ऑफ 200 एक ऐसा मार्क्स है जो कि आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेन अ मार्क आफ्टर 90 मार्क्स। वो एक चीज होती है, चलो वहां पर थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, बट 60-70 से 90 तक पहुंचने के लिए आपको केवल और केवल अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है। मिस्टेक्स बहुत टाइप के होते हैं, आप सब उन चीजों को जानते हो अगर ध्यान दोगे तो। सिमिलरली अगर आप एक साल इस एग्जाम में नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप नेक्स्ट ईयर फिर उसी पैटर्न पर लग जाते हो, विदाउट इवन एनालाइजिंग कि पिछले साल मैंने गलतियां क्या की थी। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि आपको बंच ऑफ किताबें दे दी गई हैं और आपको उन्हीं बंच ऑफ किताबों को हर साल पढ़ना है, सेम लाइंस अगेन एंड अगेन, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपने एक साल पढ़ लिया ना, आपको समझ हो गई है ना, जस्ट गो बैक इन द टाइम लाइन और सोचो कि क्या गलतियां कर दी थी हमने ऐसी, और वहां से रियलाइज करो कि उन गलतियों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। फर्स्ट नो व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड नो हाउ टू रिजॉल्व देम। ये दो व्हाट और हाउ अगर रिजॉल्व हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कि अगेन इस बार आप कुछ नई मिस्टेक्स कर रहे हो जिसको आप तुरंत ही सही कर सकते हो, या तो हो सकता है कि फेलियर के बाद आपको लगे कि हाँ मुझे सही करना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू एनालाइजिंग योरसेल्फ, कहां पर मिस्टेक्स हो रही है उनको कैसे सही करना है। एक पॉइंट है यहाँ पर कि न्यूज़पेपर इज माय न्यू माय बाप। क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि न्यूज़पेपर को सब कुछ समझते हैं। दे डिवोट देयर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन रीडिंग सच न्यूज़पेपर्स लाइक 3 to 4 hours to 5 hours। उनको लगता है कि 5-6 घंटे पढ़ लिया, करंट अफेयर्स बकायदा तैयार हो गया है, अब मुझसे कोई भी आज के बारे में डिस्कस कर सकता है। भाई ये यूपीएससी का डिमांड थोड़ी ना है, कोई आपसे डिस्कस करने रोज के रोज नहीं आ रहा है। यू जस्ट हैव टू नो द हेडलाइंस और उनका क्या एक बेसिक अप्रोच है, किस मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, उनका बेसिक फंडा क्या है वगैरह वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये पता होना चाहिए, और डेफिनेटली उस पर आपका एक ओपिनियन होना चाहिए, और वो तभी डेवलप होगा अगेन जब आप उसको सेल्फ थोड़ा सा सोचोगे उस चीज के लिए। तो न्यूज़पेपर इज लाइक कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके साथ न्यूज़पेपर 1 घंटे लग गए, सवा घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लग गए, बट देर आर डेज या देर विल बी डेज जहां पर न्यूज़पेपर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, उस दिन अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को रोज इतना टाइम आपको देना ही देना है। इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूज़ कि आप उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और वो कैसे सही होगा जब आपको अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अंदाजा होगा। तो इसीलिए कितना पढ़ना है वो जरूरी है। न्यूज़पेपर्स के लिए आपको पता ही है आजकल बहुत सारे एडिटोरियल्स ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, हम लोग भी डिस्कस करते हैं उसको। आप चाहो तो उनको सुन सकते हो, उससे भी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी से डेवलप होती है। एंड देयर आर मेनी टॉपर्स जिन्होंने ये बात बोली भी है कि मैंने बस इतना ही पढ़ा था और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि 4-5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, बहुत सारे उसके सब्सिक्वेंट चैनल्स हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। आखिरी एक बात आपसे बोलूंगा मैं कि रीडिंग ऑल द रिसोर्सेस अवेलेबल एंड रिमेंबरिंग एवरी फैक्ट्स, ये बात वहीं पर आती है जब हमें मार्केट में कोई भी एक पर्सन ऐसा मिलता है कि अच्छा ये वाली किताब मैंने मार्केट में से देखी, मैंने ऐसे पन्ने पलट के देखे, बढ़िया मटेरियल था, चाहो तो एक बार पढ़ के देखना। वो बंदे ने खुद नहीं पढ़ा है, वो आपको रिकमेंड कर रहा है, एंड यू विल रश टू द मार्केट एंड यू विल बाय दैट बुक एंड यू विल रीड द बुक। क्या जरूरत है इसकी? ऑलरेडी एक अच्छा खासा किताब पढ़ के बैठे तो हो, उसको पढ़ लेने से, उस पर 10 दिन दे देने से कितना वैल्यू एडिशन हो गया। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में 1 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे, 10 दिन क्या इस वैल्यू के बराबर है क्या? तो सोचो कि किस तरफ डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किधर आप टाइम अपना लगा रहे हो। तो इसमें ये एग्जाम ऐसा नहीं है। तो जैसे इस एग्जाम में कहावत होती है ना कि टू नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग, तो वो वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको ऊपर ऊपर से सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एंड देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ ही चीजें हैं जिसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सबके बारे में सब कुछ पता होना इस एग्जाम का उद्देश्य नहीं है। तो डू नॉट रश फॉर सच थिंग्स। हमेशा टाइम सेव करने के बारे में सोचो, और टाइम सेव करके उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करने के बारे में सोचो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो से आशा करता हूं कि आप अपने बहुत सारे मिस्टेक्स को आज के आज ही इवेलुएट करोगे और उनको आप अवॉइड करना स्टार्ट करोगे आज और अभी से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।